Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. So I am Dheeraj Rajpurohit and I have brought another episode under Environment and Ecology for General Studies for UPSC and State Civil Services. तो पिछली बार हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था जिसमें हमने 3 लेवल्स कर लिए थे, आपका इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ये 3 हम कर चुके हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन तीनों का एंड देन विल प्रोसीड फॉर इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हमने देखा था इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ये सबसे पहला लेवल है, इट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इन द इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में, हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सी इट्स नेचुरल फॉर द लिविंग बीइंग्स टू लिव इन एसोसिएशन। एक साथ संगठन में रहना ये नेचुरल है। भले ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो एक साथ कहीं ना कहीं एसोसिएशन में रहता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स देखते हैं, हाईएस्ट से लोएस्ट। लोएस्ट होगा इंडिविजुअल, एक अकेला। इसको हम इंडिविजुअल भी कह सकते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ऑलराइट, so organism or individual is the first level, it is the first functional level. All right, a single individual. Then comes the population. The concept of population मैंने पिछली बार आपको बताया था, this means that it contains same species. same species, एक ही species, एक ही प्रजाति को हम जब एक साथ देखते हैं, एक साथ ग्रुप में देखते हैं, तो हम कहेंगे population. इसीलिए जब भी हम सेंसस लेते हैं, ये सेंसस जनरली पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। अब ये सेंसस अगर ह्यूमन सेंसस है, तो जैसे कि हमने 2011 में ह्यूमन सेंसस लिया था, अब वापस 2021 के सेंसस हमें मिलेंगे, तो उस टाइम हम ह्यूमन पॉपुलेशन को देखेंगे, उन्हें कैटेगराइज करेंगे। वहीं पे आप कभी कभी टाइगर सेंसस देखते हो कि टाइगर पॉपुलेशन, जैसे कि अभी रिसेंट स्टडीज बता रही है कि टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इंडिया में, विच इज अ गुड साइन। सो सेंसस या फिर सेंसस हमेशा पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, और पॉपुलेशन जो टर्म है इट इज रिलेटेड टू द सेम स्पीसीज। जैसे कि हम डॉग्स की बात करें, तो अगर डॉग्स की पॉपुलेशन बात कर रहे हैं, तो डॉग्स की बात कर रहे हैं। इसी के दूसरा जो वर्ड था जिसमें हमने देखा था कम्युनिटी। सी कम्युनिटी इज अ हायर लेवल अबाउ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जहां पे सेम स्पीसीज है, कम्युनिटी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, और कभी भी देखो कोई भी एक इंडिविजुअल अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो ग्रुप में रहता है। जब वो ग्रुप में रहता है तो पॉपुलेशन, अगर सेम स्पीसीज अगर ग्रुप में रह रहे हैं तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे। और एक अकेली पॉपुलेशन, एक अकेली स्पीसीज खुद इंडिपेंडेंटली नहीं सर्वाइव कर सकती। हमेशा हर स्पीसीज, भले वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, दे डिपेंड ऑन द अदर स्पीसीज फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स को देखो तो पॉलिनेशन के लिए डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे, तभी वो सर्वाइव करेंगे, पॉलिनेशन या फिर उनकी जो ग्रोथ के लिए। और वहीं पे हम एनिमल्स को देखो तो एनिमल्स डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे फॉर द एनर्जी। सो हमेशा स्पीसीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। इसी कॉन्सेप्ट से हम निकल के आते हैं कम्युनिटी पे, कि पॉपुलेशन के बाद वाला लेवल है कम्युनिटी, जहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज जो है वो कोऑपरेट करके रहती है। नाउ यहां पे एक चीज हमने लास्ट टाइम देखी थी, वो थी आपकी ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट पे हमने बात भी की थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑलराइट, इसके बारे में देख लिया था। पॉजिटिव कब होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगी, किस केसेस में, बर्थ और इमिग्रेशन में। और पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगी, डेथ और एमिग्रेशन में। देन कम्युनिटी के बाद वाला लेवल जो है, और कम्युनिटीज में भी हमने देख लिया था कि कम्युनिटीज आर बेसिकली, हम देखते हैं कि कम्युनिटी डिपेंड करती है, इसको नेम जो दिया जाता है कई बार ज्यादा करके, हम जो वहां पे डोमिनेंट प्लांट फॉर्म है या प्लांट स्पीसीज है उसके बेसिस पे हम उस कम्युनिटी को नाम दे देते हैं। जैसे कि ग्रासलैंड कम्युनिटी, तो ग्रासलैंड कम्युनिटी में हमारे एनिमल्स भी आ गए। अब सिर्फ देखो, ग्रासलैंड कम्युनिटी, वैसे नाम हम ग्रासेस का दे रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे श्रब्स भी हैं, ट्रीज भी है, एनिमल्स भी हैं, ऑलराइट, डिफरेंट स्पीसीज हैं। बट हम जो डोमिनेंट, यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट, जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है वो है ग्रास, इसलिए हमने ग्रासलैंड स्पीसीज दी है। ऑलराइट, और जनरली ये प्लांट स्पीसीज के नाम पे देते हैं हम। ऑलराइट, नाउ इसके बाद का लेवल हम देखते हैं। कम्युनिटी भी हमने देखी थी, 2 तरह की है कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी, जिसे हम सोसाइटीज भी कहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इकोसिस्टम, द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इकोसिस्टम।
ecosystem is actually a structural or the functional unit of a biosphere. जो टोटल बायोस्फीयर है उसका एक सबसे छोटा यूनिट, फंक्शनल यूनिट जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। या फिर इसे इजी टर्म्स में हम बात कर सकते हैं कि इट कंटेन्स द कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑलराइट, interacting with each other and with their physical environment, all right, so this is called ecosystem. अगर हम बात करें कि भाई एक तो लिविंग बीइंग्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रही है, इंटरैक्ट यानी कि वहां पे इंटरैक्शन चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये इकोसिस्टम है। जैसे कि ये एक इकोसिस्टम है जहां पे प्लांट कम्युनिटी है, आपके एनिमल कम्युनिटीज है, साथ में आपके जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, सोलर रेडिएशन, फायर, मॉइस्चर, ऑलराइट, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग, दीज आर आल्सो अफेक्टिंग द लिविंग बीइंग्स एंड टुगेदर दे फॉर्म एन इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम को हम ये कह सकते हैं कि सिंपली इसमें सिर्फ लिविंग बीइंग्स नहीं होंगे, लिविंग बीइंग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड द लिविंग बीइंग्स विच अफेक्ट द लिविंग बीइंग्स इन एवरी मीन्स, और इनके बीच में कंटिन्यूअस इंटरैक्शन है, ऑलराइट। और ये इंटरैक्शन किस बेसिस का है? मटेरियल का एक्सचेंज है, एनर्जी का एक्सचेंज है इन दोनों के बीच। उस यूनिट को, फंक्शनल यूनिट को हम इकोसिस्टम कहेंगे। जैसे कि इसमें हम इंक्लूड क्या करते हैं इकोसिस्टम में? प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, ऑर्गेनिजम्स, वाटर, सॉइल, पीपल, इवन सनलाइट, एवरीथिंग, टेम्परेचर, ये सब इसका पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इकोसिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन आते हैं जनरली, आप स्टेटमेंट्स आएंगे यूपीएससी में, स्टेट सिविल सर्विसेज में, ये ज्यादा करके इस पे फोकस करते हैं दैट इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ सिंगल ट्री। इवन एक सिंगल ट्री जो है वो भी एक पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। वहां पे बर्ड्स हैं, वहां पे छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, ऑलराइट, एंड अलोंग विद द ट्री, और आसपास का उनका पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो पूरा का पूरा वहीं पे इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। अब इसकी जगह पे एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि इज काउ डंग an ecosystem, an example of ecosystem? Yes, the cow dung is an example of ecosystem. काउ डंग के अंदर बहुत छोटे छोटे लीचेस लगे हुए होते हैं, बग्स लगे होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, वो यहाँ पे यहीं रहते हैं, उनके लिए यही फिजिकल एनवायरनमेंट है, मॉइस्चर, इवन दी ह्यूमिडिटी एंड ऑल, ये सब मिला के हम कह सकते हैं कि काउ डंग इज ऑल्सो अ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ काउ डंग और अ सिंगल ट्री and as big as an entire forest, alright, so ecosystem बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। छोटे से छोटा ऐसे काउ डंग हो गया जहां पे आपके इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हुए, वहां हम कहेंगे उसे इकोसिस्टम। नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बायोम। तो बायोम, व्हाट डू यू मीन बाय बायोम? सी, टेरेस्ट्रियल पार्ट जो है बायोस्फीयर का, उसे कई सारे एनॉर्मस रीजन्स में डिवाइड किया गया है, बहुत बड़े बड़े रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हमने नाम दिया है बायोम्स, ऑलराइट। एंड स्पेशली यहां पे नोट करने वाली बात है टेरेस्ट्रियल पार्ट, स्टार लगा रहा हूं मैं यहां पे, दिस इज टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ऑलराइट, एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू बिग लार्ज एरियाज, एनॉर्मस रीजन्स व्हिच आर नोन एज बायोम्स। Now see, they are categorized और उनके फीचर्स जो है, बेसिक फीचर्स जिसके बेसिस पे हम इसे डिस्टिंग्विश करते हैं, वो है इसके क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरल सॉइल टाइप। These are the basic characteristics based on which we differentiate different kinds of biomes. एंड जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, रेन फॉरेस्ट, टाइगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, grassland, desert, tundra, these are the examples of biomes. See, some interesting facts about biomes are no two biomes are alike. Now this is a fact and I will keep a star here. So इस पे स्टार और लगाया, I have given a star here and this is very important statement that no two biomes are equal or alike. एक जैसे दो बायोम आपको नहीं मिलेंगे. This is a statement, all right? इसका नेगेशन नहीं है, ये एक क्या कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दो बायोम्स जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए वैसे भी हम
यहाँ पे बात कर रहे थे कि किन बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, जनरल सॉइल टाइप। तो कोई भी दो बायोम एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा, क्लाइमेट अलग होगा, वेजिटेशन, अगर क्लाइमेट अलग होगा तो वेजिटेशन भी अलग होगा, वेजिटेशन अलग होगा और क्लाइमेट अलग होगा तो एनिमल लाइफ भी अलग होगी। Even the general soil type would be different because it depends upon the climate and the vegetation there. So that's how we conclude that no two biomes are alike. All right. Now see, the climate determines the boundaries of biome. Now this is also important. Climate determines the boundaries of biomes. कि biome की जो boundary है वो depend करती है किस पे, climate पे। तो मेनली क्लाइमेट कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, एंड द अबंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच वन ऑफ देम। तो वहां पे क्लाइमेट जो है, ये दो चीजें डिपेंड कर, इस पे दो चीजें डिपेंड करेगी क्लाइमेट पे। एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट लाइफ विल एग्जिस्ट देयर, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स विल एग्जिस्ट देयर, दिस विल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन और क्लाइमेट ऑफ द बायोम। सेकेंड है आपका द बाउंड्री। The boundary of the biome is determined by the climate. And see, the most important climatic factors are temperature and precipitation. These are the two main factors which actually determine the climate of the biome. कि वहां पे टेम्परेचर कैसा है, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, वहां पे रेनफॉल कैसा है, ऑलराइट, मॉइस्चर, कैसा रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, किस तरह के फॉर्म में। एक्चुअली प्रेसिपिटेशन इज द करेक्ट वर्ड, रेनफॉल इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, हेल स्टॉर्म्स, ये सब प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि पानी जो है वो क्लाउड जो है वो पानी के फॉर्म में या किसी न किसी फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट हो रहा है, गिर रहा है जमीन पे। ऑलराइट, नाउ सी, one more important statement here is aquatic systems are not called biomes. I'll keep a star here. All right, I'll give a star to this point also, that see, aquatic systems are not called biomes, क्योंकि हमने यहां पे बात की थी ना, स्पेशली मैंने यहां पे भी स्टार लगाया था, that terrestrial part of the biosphere is divided. So biomes are actually terrestrial part of the biosphere. So what about the aquatic systems? So aquatic systems are never divided into biomes and never categorized as biomes. So हम aquatic system को अलग रखते हैं इस definition से, biome की definition से. So let's move on to the higher next level of organization, which is called biosphere. Now this is the ultimate level. Alright, ये the highest और organization का highest level है ये biosphere. So biosphere का मतलब क्या है? It's the biosphere is that part of the earth where life can exist. Biosphere is a part of earth where life can exist. Now it is actually a combination. हम बात करें अगर देखो एटमॉस्फेयर की, जियोस्फीयर जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और हाइड्रोस्फीयर, ये तीन स्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर ऑल द वाटर, लिथोस्फीयर द अर्थ, ऑलराइट, और जिसे जियोस्फीयर भी कह सकते हैं हम, जियो ऑल्सो मीन्स अर्थ, देन एटमॉस्फेयर विच मीन्स ऑल द एनवायरमेंट वी सी ऑल अराउंड। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो कि एयर है हमारी, मेनली कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है, इन सब को, तीनों को जहां पे ये मिलती है और एक सूटेबल एनवायरमेंट क्रिएट करती है, सूटेबल कंडीशंस क्रिएट करती है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उस पार्ट को हम कहते हैं बायोस्फीयर। जहां पे एटमॉस्फेयर का भी पार्ट है, इसके साथ भी एक्सचेंज है। ऑलराइट, देखो इसके साथ भी एक्सचेंज है, जियोस्फीयर यानी अर्थ के साथ भी एक्सचेंज है, हाइड्रोस्फीयर यहां पे भी इसके साथ एक्सचेंज है। ऑलराइट, सो ये जो बीच का पार्ट है जहां पे ये तीनों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, और ये तीनों के कॉमन पॉइंट से ही हमें एक फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है जिसके कारण यहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। See, biosphere is the biological component of Earth which includes the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. अर्थ का वो बायोलॉजिकल पार्ट जो इंक्लूड, तीनों को इंक्लूड करता है, एटमॉस्फेयर को भी, लिथोस्फीयर को भी, हाइड्रोस्फीयर को भी। सी, अंडरस्टैंड, एयर, वाटर,
सॉइल। वैसे मैंने ये बहुत नैरो डेफिनेशन कर दी है इसकी। एटमॉस्फेयर हमने एयर से इक्विवेलेंट माना है, हाइड्रोस्फीयर हमने वाटर से इक्विवेलेंट माना है और जियोस्फीयर को या लिथोस्फीयर को हमने सॉइल मान लिया। नाउ दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स व्हिच वी नीड, ऑलराइट, व्हिच वी नीड और व्हिच इज नीडेड फॉर लाइफ टू सस्टेन। लाइफ सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हमें हवा, पानी और सॉइल तीनों की जरूरत है। ऑलराइट, बेस है, सॉइल तो बेस है, यहीं पे हमारे सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो वो जो एनर्जी है वो फ्लो ही नहीं हो पाएगी आगे। ऑलराइट, ओके, सो द कॉमन पार्ट ऑफ ऑल दिस where life can exist is known as biosphere. All right, now let's see some quick or good interesting facts which are very important for the exam also. See, the biosphere includes all living organisms. That's okay. We saw that biosphere, bio means life, and sphere, where life exists, is known as biosphere. But it also includes dead organic matter produced by the living organisms. So biosphere is not just about the living organism. Actually ये living organisms को include करने के साथ साथ dead organic matter जो ये living organisms produce कर रहे हैं उसे भी include करता है, ठीक है। Plus here I'll give a star mark. Biosphere is absent at extremes of the north and south poles. Alright, north and south pole जो हमारी अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल है, यहां पे एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड, इतनी एक्सट्रीम ठंड है कि यहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। प्लस हाईएस्ट माउंटेन्स आर ऑल्सो अगेन एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, डोरमेंट है वहां पे लाइफ। डीपेस्ट ओशंस, द डीपेस्ट ऑफ द ओशंस, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं होती, लाइफ वहां पे भी एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो ये कुछ ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो बायोस्फीयर पूरे अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। नाउ अगेन इस पे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बायोस्फीयर जो है पूरे अर्थ पे नहीं है, और प्लस कुछ कुछ जगहें, कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जहां पे life is not possible, so we can say biosphere is absent there. All right, since existing hostile conditions that do not support life. All right, because life is the characteristic feature of biosphere, so we'll conclude that biosphere is not present at some extreme points on earth. All right, so पूरा total earth जो है ये biosphere नहीं है, कुछ ऐसे points हैं, extreme points हैं जहां पे biosphere present नहीं है। इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं और एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने कौन कौन से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे अब तक। सी स्टार्टेड विद द स्मॉलेस्ट वन, ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म मिलके एक ग्रुप बनाए सेम स्पीसीज का, उसे कहेंगे हम पॉपुलेशन। अब वही ग्रुप, ऐसे कई सारे ग्रुप्स होंगे अलग अलग स्पीसीज के, अगर उनको हम साथ में लें तो हम कहेंगे उसे कम्युनिटी, ठीक है, उसे कहेंगे हम कम्युनिटी, सेम स्पीसीज और कम्युनिटी। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। कई बार हम क्या है इसके अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, बट जनरली हम पॉपुलेशन स्पीसीज एक है, फिर है आपका कम्युनिटी। ऑलराइट, कम्युनिटी के बाद आएगा आपका इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम के बाद आएगा आपका बायोम, एंड बायोम के बाद में हमारा बायोस्फीयर। ऑलराइट, सो दीज आर दी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि अरेंज them according to the levels of organization, I hope now you can easily do it. Organism, population, organism या individual, population, community, community के बाद ecosystem, ecosystem के बाद biome, और biome से ऊपर है आपका सबसे ऊपर biosphere. All right, on this note I'll end my class here and I'll meet again with these topics. यहाँ पे हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बेस्ड होगी इस पे, हम बात करेंगे इकोटोन की, इको लाइन की, इकोलॉजिकल नीशे, एंड डिफरेंस बिटवीन द नीशे एंड हैबिटेट। व्हाट डू यू मीन बाय नीशे एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीशे एंड हैबिटेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सो आई विल एंड माय क्लास हियर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, आपको अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल to watch such interesting videos, and we'll meet again in the next
session. Till then, take care and God bless you all.